everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have started the chapter acids and bases and we were understanding this chapter from an advanced point of view. मैंने आपको बताया था कि why is this chapter important. एक क्लास इसके ऊपर already हो चुकी है and we are going to have the class number 2 on the same chapter. So let me just share the screen with you all and here we are. Yeah. एसिड्स एंड बेसिस हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने क्या क्या चीजें कर ली थी एक बार देख लेते हैं फटाफट। हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था और ये जाना था कि ये सिर्फ एक्वा सिस्टम के लिए होता है। फिर ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट जो कि प्रोटॉन की टर्म्स में बात करता है, ल्यूइस कंसेप्ट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म्स में बात करता है। देन वी अंडरस्टूड अबाउट लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव फॉलोड द सॉल्वेंट बेसिस अप्रोच, जहां से हम बताते हैं कि कोई भी स्पीशी जो है वो एसिड कब एक्ट करेगी और बेस कब एक्ट करेगी, और ये सब सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सॉल्वेंट्स में एचएफ किया था, वाटर किया था। तो इसके बाद हमने बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट जाना था एंड दैट वाज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने दो सॉल्वेंट्स कवर किए हैं अभी तक, H2O और HF। आज की क्लास में हमें बहुत से सॉल्वेंट्स और भी कवर करने हैं। मेजरली मैं आपको अमोनिया और BrF3 की डिटेल्स बताऊंगी, इनकी एग्जांपल्स बताऊंगी, और बाकी सॉल्वेंट्स का मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूंगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सॉल्वेंट की तो कोई लिमिट है नहीं, है ना। तो बहुत से सॉल्वेंट्स का मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी सो दैट अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए एडवांस टू एडवांस भी, तो आप उसको अप्रोच कर पाओ। एक तो ये बताना है, दूसरा मेरे को आपको ये समझाना है कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है बट क्या होता है वो बताना है। फिर बताना है सोल्वेशन और सोल्वोलिसिस में डिफरेंस। ये बताकर ये वीडियो भी ओवर हो जाएगी और ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, क्योंकि जिस मकसद से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस मकसद से ये चैप्टर का मतलब इतनी ही डिटेल हमें रिक्वायर्ड है। बाकी जो जूनियर क्लासेस की है जैसे +1 तक की जो डिटेल्स हैं वो तो आप अपने एंड पे भी देख सकते हो। मेरा मोटिव ये है कि जो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है वो मैं करवाऊँ। ठीक है जी। ओके, सो बात करते हैं NH3 यानी कि एमोनिया सोलवेंट की। ठीक है, एमोनिया सोलवेंट है। अब कोई भी स्पीशी एमोनिया में जाकर एसिड की तरह कब बिहेव करेगी और बेस की तरह कब बिहेव करेगी, ये हमें कैसे पता चलता है। ये पता चलता है कि अगर कोई भी स्पीशी एमोनिया में एमोनिया का कैटाइन दे दे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगी, और अगर एमोनिया में जाके वो एमोनिया का एनायन दे दे तो वो एज अ बेस की तरह काम करेगी। अब एमोनिया का कैटाइन और एनायन कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इसकी अगर हम डिसोसिएशन को पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो NH3 जो है वो किस में टूट सकता है, ये टूटता है NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में। मतलब अगर मैं दो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स लूं तो ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में। या फिर इसको एक आसान तरीके से बताऊं तो एमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में टूटेगा। अब क्योंकि ये H पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, इस वजह से ये H पॉजिटिव जब एमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, NH4 पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि H पॉजिटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हम हाइपोथेटिकली लिख देते हैं, बट H पॉजिटिव क्या करते हैं, फटाफट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके केटाइन बना देता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि H2O जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, बट ये H पॉजिटिव एज इट इज नहीं रिटेन करता, क्योंकि ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, ये देता है H3O पॉजिटिव। तो वाटर में हमें केटाइन क्या देखने को मिलता है, H3O पॉजिटिव, और एनायन क्या देखने को मिलता है, OH नेगेटिव। उसी तरीके से एमोनिया के केस में एमोनिया का केटाइन क्या है, अमोनियम, और एनायन क्या है, NH2 नेगेटिव। ठीक है जी। तो केटाइन क्या है हमारे पास यहाँ पे, NH4 पॉजिटिव, और एनाइन क्या है, NH2 नेगेटिव। नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर NH2 नेगेटिव एक H पॉजिटिव को रिलीज कर दे तो क्या बनेगा हमारे पास, NH2 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से NH2 नेगेटिव अगर एक और H पॉजिटिव को रिलीज कर दे then it will become N3 नेगेटिव। ऐसे बनेगा ना। तो अमाइड, आइमाइड एंड एजाइड इस तरीके से बन गया। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी स्पीशी एमोनिया में जाके NH2 नेगेटिव, या ये, या फिर
N3 नेगेटिव दे दे तो हम बोलेंगे कि वो स्पीशी क्या है, बेस है। एमोनिया में क्या है, वो बेस है। कैसे? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद देन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब मैं आपको ओके पहले ये ले लो यार। NaNH2, NaNH2 अगर एमोनिया में हम देखें तो ये कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। नाउ यू नो वेरी वेल कि ये एमोनिया का क्या है, एनायन है, इस वजह से NaNH2 क्या है, एक बेस है। वैसे ही यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ PbNH। PbNH किस में डिसोसिएट करेगा, इट विल डिसोसिएट इनटू Pb2 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। एंड नाउ यू नो वेरी वेल ये हमारे पास क्या है, एनायन, किसका, बेस का। ओप्स, NH3 का एनायन है, इस वजह से PbNH क्या करेगा, एट बेस की तरह। और एग्जांपल आप किसकी ले सकते हो, बिस्मथ नाइट्राइड ले लो, हाँ बिस्मथ नाइट्राइड ले लो। नाइट्रोजन या यस बन जाएगी एग्जांपल, बिस्मथ नाइट्राइड ले लीजिए, तो ये टूटेगा Bi3 पॉजिटिव प्लस N3 नेगेटिव। तो ये भी क्या है, एनायन है, किसका, NH3 का। तो दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ बेस। ठीक है जी। तो ऐसे आप फाइंड आउट करते हो। अब ये तो बहुत आसान एग्जांपल थी, तो अभी दो एग्जांपल लेते हैं। आप लो एसिटिक एसिड की। अच्छा, याद है आपको कि एसिटिक एसिड जो है वो HF में क्या एक्ट करता है, एसिड की बेस, भूल तो नहीं गए, फर्स्ट वीडियो में बताया था, देख के आना कि HF में एसिटिक एसिड क्या एक्ट करता है। चलो फिलहाल तो हम यहाँ पे बात करते हैं। CH3COOH ये एमोनिया में जाकर क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा। बट वाई, वाई? अब ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो NH3 के साथ मिलकर क्या बना देगा, एमोनिया का केटायन, यानी ये एज अ एसिड की तरह काम करेगा। बट ऐसा क्यों, ये H पॉजिटिव को रिलीज क्यों करेगा, उसका मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे स्टेबलर कार्ब स्टेबलर बन रहा है हमारे पास, क्या, एनाइन, एनाइन हमारे पास स्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और हमारे पास एज अ एसिड की तरह काम करेगा। H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, इसलिए एसिड नहीं है स्टूडेंट्स, ये वर्ड मत समझ लेना। एसिड क्यों है, क्योंकि ये एमोनिया का केटायन दे रहा है, इस वजह से एसिड। ठीक है, आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया है कि आप सोलवेंट का केटायन और एनायन के बेसिस पे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते किसी भी चीज को एसिड और बेस। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल आप ले लीजिए NH2CONH2। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एज अ एसिड की तरह काम करेगा कि बेस की तरह। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती है स्टूडेंट्स, जैसे NH2C डबल बॉन्ड NH नेगेटिव, अगर ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है जो कि फर्दर NH4 पॉजिटिव बनाएगा, तो ये एज अ एसिड की तरह काम करेगा। और अगर ये H पॉजिटिव आयन को ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या होगा, ठीक है, अगर ये H पॉजिटिव को ले लेगा तो ये क्या बना देगा यहाँ पे, NH2 नेगेटिव। नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन कि ये एसिड की तरह काम करेगा कि बेस की तरह काम करेगा, वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे स्टेबलर स्पीशी कौन सी बन रही है। जैसे अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, इस वजह से ये ज्यादा फेवरेबल है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कहीं भी स्टेबल नहीं हो रहा, इनफैक्ट ये कार्बोनिल के ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है जब हम रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सिमिलर चार्जेस तो पास आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये बनना पॉसिबल नहीं है, ये फेवरेबल होगा। ठीक है, तो NH2CO NH2 क्या है, ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो आपको किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है, जस्ट कंसेप्ट लगाना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज एसिड की तरह काम करती है और क्या चीज बेस की तरह काम करती है। अभी मैं आपको कुछ और सॉल्वेंट्स के बारे में बताती हूँ। आप एक तो करो BRF3 के बारे में, मैं आपको बिल्कुल एडवांस का करवा रही हूँ, इससे मुश्किल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आपके टीचिंग एग्जाम्स में इससे मुश्किल नहीं आएगा। BRF3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। BRF3 किस में टूट सकता है, ये टूट सकता है F नेगेटिव और BRF2 पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा,
एफ नेगेटिव एक छोटा साइज है और छोटे साइज के ऊपर चार्ज काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से ये Br(F3) के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म Br(F4) नेगेटिव। नाउ यू नो ऑल वेरी वेल कि ये हमारे पास सॉल्वेंट का कैटायन है और ये हमारे पास सॉल्वेंट का एनायन है। तो कोई भी स्पीशी जब सॉल्वेंट का कैटायन देगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो एसिड है, और अगर सॉल्वेंट का एनायन देगी तो वी विल से दैट इज अ बेस। ठीक है, जैसे जैसे सपोज आपके पास कोई भी ल्यूइस एसिड है, फॉर एग्जांपल SbF5, SnF4 या फिर AsF5। ठीक है, तो इसको अगर आप Br(F3) में डालते हो तो क्या होता है, ये ल्यूइस एसिड F नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने SbF5 लिया तो इट विल फॉर्म SbF6 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br(F2) पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि SbF6 ने F नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, Br(F2) पॉजिटिव। क्योंकि ये सॉल्वेंट का कैटायन है, इस वजह से ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है इन Br(F3). ठीक है, तो सॉल्वेंट के बेसिस पे बताना है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे NaF है। NaF अगर Br(F3) के साथ मिलता है तो आपको पता है ये अल्कली मेटल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, मेरे को यहाँ से कंसेप्ट याद आ गया, बस करवाती हूँ अभी। तो ये Na पॉजिटिव F नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br(F4) नेगेटिव। तो क्योंकि ये सॉल्वेंट का एनायन दे रहा है, इस वजह से ये एज अ बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है ना। कोई भी चीज को क्रैम नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने जस्ट अभी आपको NaF की एग्जांपल करवाई तो मेरे को याद आ गया कि मैंने आपको आज की क्लास में आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन के बारे में बताना था। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देखो स्टूडेंट्स। जैसे अभी मैंने NaF लिखा था, आपको पता है कि या NaF जो है वो ऑलरेडी आयंस में एग्जिस्ट करता है। Na पॉजिटिव F नेगेटिव, ये आयनिक कंपाउंड है ना, ऑलरेडी आयंस में एग्जिस्ट करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर को डालने की जरूरत है, और वाटर ने इन दोनों आयंस को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो ये होती है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे आयंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, बस ये है कि सॉल्वेंट डालने से वो अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये डिसोसिएट कर गया। एक होता है हमारे पास टर्म आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले तो वो आयंस में नहीं था, जैसे ये CH3COOH है, ये आयंस में तो नहीं होता ना, ये कोवलेंट कंपाउंड है। पहले आयंस में नहीं था, लेकिन किसी तरीके से जब हमने इसमें सॉल्वेंट डाला और डिसोसिएशन वगैरह करवाई, तब ये जाके आयंस में टूट गया। ठीक है ना, कि आयोनाइज हुआ। आयोनाइजेशन का मतलब आयोनाइज हुआ, पहले वो कोवलेंट कंपाउंड था, पहले वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन बाद में वो आयंस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन हम किसको बोलेंगे, कि अगर कोई भी चीज पहले ही आयंस की फॉर्म में है, पर सॉल्वेंट डालने पे उसके सिर्फ आयंस थोड़े से दूर दूर हुए हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं अपने, मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको कुछ सॉल्वेंट्स करवाऊंगी डायरेक्टली। ठीक है, अब हमने मेन मेन सॉल्वेंट्स देख लिए, एग्जांपल्स कर लिए। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से सॉल्वेंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे CH3COOH है, अब इसका देखो ये किस में टूट सकता है, ये टूट सकता है हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब क्योंकि ये H पॉजिटिव जो है इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, इस वजह से ये H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बनाएगा, CH3COOH2 पॉजिटिव। तो हम ये बोलेंगे कि अगर कोई भी स्पीशी सॉल्वेंट में जाके ये वाला कैटायन दे रही है तो वो एसिड है, अगर ये वाला दे रही है CH3COO नेगेटिव तो वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ये CH3COOH में अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि कौन सी स्पीशी एसिड की तरह काम कर रही है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर वो वाली स्पीशी ये वाला कैटायन दे रही है तो वो एसिड है, अगर एनाइन दे रही है तो वो क्या है, बेस। अब आगे N2O4 के बारे में पूछा जा सकता है। N2O4 का कैसे बताएंगे आप, N2O4 का आप देखिए किसमें डिसोसिएट कर सकता है। N2O4 टूट सकता है NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, मैंने एक वर्ड गलत यूज कर लिया, मैंने बोला किसमें डिसोसिएट कर सकता है ना, अभी तो समझा के हटी हूँ आपको, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोसिएट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आयोनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, और क्योंकि ये सॉल्वेंट अपने आप आयोनाइज कर रहा है, इसलिए आप इसकी हेडिंग बना लीजिए ऑटो आयोनाइजेशन।
अब मैं जब भी डिसोसिएशन बोलूंगी तो लाइव क्लास होती तो आप मेरे को करेक्ट कर देते, बट ठीक है कोई नहीं। आप खुद समझ आना कि यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रही है, डिसोसिएशन नहीं हो रही। डिसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में होती है। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू NO पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मतलब इसमें तो चलो चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, दोनों ही बड़े बड़े हैं। तो अगर कोई भी स्पीशी आपको NO पॉजिटिव आयन देती है तो आप उसको बोलोगे कि वो एसिड है, अगर NO3 नेगेटिव देती है तो बोलोगे उसको कि ये बेस है। वैसे ही HCN की बात करते हैं। HCN किसमें टूटता है? H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। अब अगर H पॉजिटिव HCN के साथ रिएक्ट करता है, जो भी करेगा भी, क्योंकि H पॉजिटिव जो है वो छोटा साइज है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे अगर वो ये केटायन दे रहा है तो वो एज एसिड की तरह काम कर रहा है, अगर वो ये एनाइन दे रहा है तो वो एज बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आता है H2SO4। H2SO4 टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ओ वाह, कितना आसान काम कर दिया। ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, एक एक H पॉजिटिव ही तोड़ो, ज्यादा मतलब इसको तोड़ो, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। नाउ यू नो वेरी वेल, HSO4 नेगेटिव फर्दर एक और H पॉजिटिव को रिलीज करके SO42 नेगेटिव भी बना सकता है। तो अगर कोई भी स्पीशी HSO4 नेगेटिव देती है या SO42 नेगेटिव देती है तो आप ये कहेंगे कि H2SO4 में वो एज अ बेस की तरह काम कर रहा है। और एसिड की तरह कब काम करेगा? जब H पॉजिटिव H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म H3SO4 पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये सोलवेंट में जाके H3SO4 पॉजिटिव दे, यानी सोलवेंट का कैटायन दे, तो हम बोलेंगे कि वो स्पीशी एज अ एसिड की तरह काम करे। कोई भी स्पीशी अगर H2SO4 में जाकर H3SO4 पॉजिटिव दे रही है, then we will say that this is an acid। और अगर कोई भी स्पीशी H2SO4 में जाकर HSO4 नेगेटिव या SO42 नेगेटिव देती है, then we will say that this is a base। ठीक है, तो ये आप बताओगे in terms of whenever you are using H2SO4 as a solvent। ओके, नाउ एक और कर लेते हैं सॉल्वेंट SO2। SO2 की सेल्फ आयनाइजेशन देखते हैं। ये टूटेगा SO2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। Now you know very well that O2 negative is very smaller in size and it will react with SO2 to form SO3 2 negative। Now again you have what? This cation and this anion. Now you can explain very well that whenever any species is liberating SO2 positive in SO2, then it will act as an acid. And whenever any species is liberating SO3 2 negative, whenever dissolved in SO2, then we will say that it is acting as a base। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सॉल्वेंट्स कर लिए। अब आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। अब बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है सोल्वेशन और सोल्वोलिसिस के बारे में। ठीक है, सोल्वेशन, सोल्वोलिसिस, आपको पता है ये टर्म जो है, आपको अगर वाटर के टर्म में पूछ रहे होंगे तो आपको बोलेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, वाटर के टर्म में सोलवेंट कौन सा है? वाटर है ना, तो हाइड्रेशन की जगह सोल्वेशन की जगह हाइड्रेशन और सोल्वोलिसिस की जगह हाइड्रोलिसिस। वैसे ही अगर मान लो एमोनिया सॉल्वेंट है तो आप बोलोगे एमोनिएशन, और अगर एमोनिया सॉल्वेंट है तो सोल्वोलिसिस की जगह आप क्या बोलोगे? एमोनोलिसिस। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आ जाता होता है, जैसे मान लीजिए कि BCl3 और NH3 है। ठीक है, तो BCl3.NH2 नेगेटिव डॉट H पॉजिटिव। तो आपसे ये पूछ लिया कि बताइए जी ये किसी एग्जांपल है, एमोनिएशन, एमोनोलिसिस, डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब कुछ भी बोल देंगे, चार ऑप्शंस। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे एमोनिया है ना, एमोनिया डिसोसिएट कर गया ना NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में, डिसोसिएट कर गया ना। लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, तो अगर ये टूट गया, आयोनाइज कर गया, अगेन मैंने डिसोसिएट बोल दिया, सॉरी। ठीक है, आयोनाइज कर गया ना NH3, तो जब आयोनाइजेशन हो गई यानी टूट गया वो, तो आप क्या बोलोगे कि ये किसकी एग्जाम्पल है? एमोनोलिसिस की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, वाटर में। वाटर अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा है तो आप उस पर क्या बोलोगे कि ये क्या हो रही है? हमारी हाइड्रो
एमोनोलिसिस। ठीक है, वैसे ही अगर अमोनिया टूट रहा है NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में, तो आप क्या बोलोगे, एमोनोलिसिस। सोल्वोलिसिस, कोई और सॉल्वेंट है जो आपको पता है कि ये आयोनाइज कर गया कैटायन और एनायन में, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है हमारे पास, सोल्वोलिसिस। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे कॉपर सल्फेट होता है, तो आपको पता है ना कि कॉपर सल्फेट के साथ वाटर जो है वो जब जुड़ जाता है, जब जुड़ जाता है वाटर, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये जुड़ गया है ना, हाइड्रेशन हो गई, हाइड्रेशन होगी। ठीक है, या इसको अगर जनरलाइज वे में बोलना हो तो सोलवेशन होगी, सोलवेंट जुड़ गया। वैसे जुड़ता क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 है। ठीक है, और कॉपर 2 पॉजिटिव में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये होगा 4s1, सॉरी इट विल बी 3d9, है ना, तो 3d9 है। अब यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे वाटर जो है वो आके जुड़ सकता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, जस्ट इसके पास होता है, इसको सेंस दिलाता है, इसको सेंसेशन ऑफ दिलाता है अपनी प्रेजेंस की, कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ वाटर यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखता है, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बनाता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स जस्ट साथ में एसोसिएट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। आपको मालूम है ना कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं तो अगेन वो उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ब्लू क्रिस्टल से व्हाइट हम पढ़ते हैं। ओके, सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको हाइड्रेशन बताई, वैसे ही आप एमोनिएशन की बात भी कर सकते हैं। जैसे AgCl है, तो अगर ये NH3 के साथ मिलता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 ट्वाइस Cl। तो इसको, इसकी अगर आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या हुआ है, ये हाइड्रेशन है, ये एमोनिएशन है, एमोनोलिसिस है, वट, तो आप क्या बोलोगे, जब तक आपका सोलवेंट नहीं आयोनाइज हो रहा, सिर्फ का के साथ में जुड़ रहा है, तो आप उसको सोल्वेशन, एमोनिएशन इसी तरीके से बोलेंगे। अमोनिया जुड़ रहा है तो एमोनिएशन, वाटर जुड़ रहा है तो हाइड्रेशन, सोलवेंट जुड़ रहा है तो सोल्वेशन। ठीक है जी, तो इससे हमने जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था एसिड्स एंड बेस का, फॉर आर टीचिंग एग्जाम, स्पेशली जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स है, वो हम कवर कर रहे हैं, तो वो हो गया है कंप्लीट। अब आपको कोई भी सॉल्वेंट पूछ लिया जाए, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जो बेसिक आइडिया है कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड्स क्या है, वो तो आपका सारा मतलब 10th लेवल का ही है। हाँ, इन फ्यूचर में अगर मेरे को करनी हुई प्लान तो मैं कर लूंगी क्लास उसके प्लान, बट अदरवाइज उसके लिए बथेरा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड I'll be more happy to answer those doubts. Okay then, bye bye, take care, see you in the next class.